आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे या ये कहें कि रिमाइंड करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शर्मा क्लासेस से जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट ने कमेंट कर मुझे फिर से बताने को कहा है। उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, ऐसा कमेंट्स किया है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से, जैसा कि हम 9-10 से ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं, कि नेचर में जो भी सब्सटेंस हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल जो है एटम से बना हुआ है। फ्री कंडीशन में नेचर में मॉलिक्यूल ही होता है, और एटम जो है फ्री या एक्टिव दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। तो सब्सटेंस जितने भी हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है, और एटम का अपना स्वयं का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है जहां हम सारे पॉजिटिव चार्ज को कलेक्टेड मान सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सेल एंड सबसेल्स में राउंड राउंड घूमते हैं। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि सामान्य तौर पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस में माना गया है, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन सामान्य तौर पे बैलेंस में होते हैं। मतलब टोटल चार्ज 0 होता है। अब यदि इस बैलेंस को किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, मतलब ये है कि यदि किसी एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन किसी तरह उसको दे दिया जाए, तो इस तरह से जो डिस्टर्ब होता है बैलेंस में, इसी कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है। किसी भी सब्सटेंस के निगेटिवली चार्ज होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेस हैं, अतिरिक्त हैं, ज़्यादा हैं, और किसी भी सब्सटेंस के पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या उससे कुछ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए हैं। तो इस तरह से चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? देखो, ये फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में, उसके रेस्ट के पोजीशन पे, हम चार्ज से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं जबकि चार्ज रेस्ट के पोजीशन पे है, हम स्टडी करते हैं। अब हम कंडक्टर और बेड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। कंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पर्याप्त होते हैं और जिसमें हीट एवं इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और बेड कंडक्टिव मटेरियल या फिर इंसुलेटर वे सब्सटेंस होते हैं जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होते। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस सब्सटेंस में हीट या इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकते, तो उसको हम बेड कंडक्टिव मटेरियल या इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टिव मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और बेड कंडक्टिव मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियस से बंधा हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। अब फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम 2 सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और दूसरे सब्सटेंस पे शामिल हो जाता है या दूसरे सब्सटेंस पे वो चला जाता है। तो जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस सब्सटेंस पे इलेक्ट्रॉन जो है या जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
अब है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। अब यदि हम किसी कंडक्टिव मटेरियल के पास, जो कि इनिशियली चार्ज नहीं है, कोई चार्ज कंडक्टिव मटेरियल लाते हैं, तो चार्ज कंडक्टिव मटेरियल के इन्फ्लुएंस में जो अनचार्ज सब्सटेंस है वो भी चार्ज हो जाता है, और इस तरह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में हमको चार्ज मटेरियल को दूसरे मटेरियल के कांटेक्ट में लाना ज़रूरी होता है, तभी हम उसमें इस कंडक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज मटेरियल को, या चार्ज सब्सटेंस को या कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के पास लाते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन होता है, और इस तरह से जो अनचार्ज कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट या फिर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि हम चार्ज कंडक्टर को उसके पास लाते हैं तो उसमें जो चार्ज है वो अट्रैक्शन के कारण दूसरे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करता है। इस तरह से एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज और दूसरे तरफ जो कि दूर स्थित है सारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, और इस तरह से उसमें चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस मेथड को हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की क्वांटिटी होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कि ऐसा इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जितना चार्ज है उतना ही चार्ज हम एक बार में किसी सब्सटेंस को दे सकते हैं या उससे बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके हाफ, थर्ड, फोर्थ इस टाइप का जो फ्रैक्शनल पार्ट में हम चार्जेस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी को क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब एक सपोज हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है, चार्ज इन 1e इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 × 10⁻19 कूलाम। Then the number of E in 1 coulomb is given by N equal 1/1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. It means 6.025 × 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। After simplification we have 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में तो अभी बताया मैं कि किसी भी सब्सटेंस से चार्ज की मात्रा हम घटाया बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा एक निश्चित
चार्ज के मल्टीपल के रूप में ही कर सकते हैं। जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसी के 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम इतना ही हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकता, इसी को हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। क्वांटिजेशन का मतलब है बंडल, गुच्छे के रूप में। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज have the additive nature। हाँ, अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन अदर वर्ड, it has magnitude only and unit also, but there is no direction। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ एडिटिव नेचर। इसका मतलब ये है कि यदि किसी सब्सटेंस को हम थोड़ा थोड़ा करके 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम 5 कूलाम इस टाइप चार्ज देते हैं, तो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमको जितना दिया हुआ है चार्ज है उसको सीधा साइन समेत हम सम कर सकते हैं। इसी को अपन एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अभी मैं बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस से चार्ज की मात्रा को हम कम ज़्यादा एक निश्चित चार्ज के मल्टीपल के रूप में ही कर सकते हैं। इसे ही हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस तरह से टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का वो निश्चित होता है। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब आ जाते हैं कुछ जितना हमने पढ़ा हुआ है उसको समरी के रूप में देख लेते हैं। समरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट है, देखो, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर। फर्स्ट है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं ईच अदर को, और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। किसी भी द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी हमने बताया कि चार्ज को 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19 कूलाम के मल्टीपल के रूप में ही हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो बॉडी यदि मूव कर रहा है तो उसके स्पीड पे वो डिपेंड नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब ये है कि हम उसमें चार्ज को डिस्ट्रॉय या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक के बारे में पूछा गया था जो कि कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ जो है वो दो चार्जें यदि रेस्ट की पोजीशन पे एक दूसरे से सेपरेटेड हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्जन एंड या और अट्रैक्शन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कूलाम्स लॉ ये रेस्ट की पोजीशन पे जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उन्हीं के लिए है। मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ये मान लो पॉइंट A पे Q1 चार्ज रखा हुआ है और ये इससे d डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज Q2 B पर रखा हुआ है। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है तो इन दोनों के बीच यदि दोनों लाइक चार्ज होंगे तो दूर हटाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन और अट्रैक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए ये लॉ है। हाँ, याद रखें कि कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए है। अब पहला रूल यह है कूलॉम्स का कि इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज अ कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये फर्स्ट लॉ है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि यदि इनके बीच के डिस्टेंस को कांस्टेंट लेते हुए एक चार्ज Q1 को हम डबल कर दें और उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम देखें तो वो पहले जो फोर्स लग रहा था उसका 2 टाइम हो जाएगा। और यदि दूसरे Q2 को भी डबल कर दें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 2 इंटू 2 मीन्स 4 टाइम हो जाएगा। यदि इसको हाफ कर दें Q1 को और Q2 को वैसे ही रहने दें तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स यदि डिस्टेंस को हम कांस्टेंट लें तो दोनों चार्जेस के मल्टीपल के बराबर होता है या प्रोपोर्शनल में होता है। इसलिए फर्स्ट लॉ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 व्हेन डिस्टेंस बिटवीन बोथ रिमेन सेम। एंड सेकेंड है यदि हम दोनों चार्ज को सेम रहने दें और उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करें तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स किस प्रकार से चेंज होता है ये देखना है। अब यदि Q1 Q2 सेम है और उनके बीच के डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो हम देखेंगे कि इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो 1/4 हो जाता है। माने पहले यदि फोर्स F लग रहा है तो 1/4F हो जाएगा। यदि हम 3 टाइम कर दें तो 1/9F हो जाएगा। यदि हम डिस्टेंस को आधा कर दें, हाफ ले लें, तो लगने वाला फोर्स पहले का 4 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स यदि दोनों चार्ज की मात्रा को हम कांस्टेंट रखें तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि हम इन दोनों क्वांटिटी ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस को दोनों को एक साथ चेंज करें तो लगने वाला फोर्स जो है वो इन दोनों को कंबाइन कर लिखने पर मिल जाएगा। अर्थात दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो दिया जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर से। सीधा सीधा बात है कि इन दो लॉ को हम कंबाइन करते हैं तो हमको ये मिलता है। इसका मतलब यह है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि इनके बीच यदि दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम हो तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन के ले सकते हैं। तो पहले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख लेते हैं। सपोज F इज या दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज F इज K Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ K का वैल्यू जनरली K इक्वल 1/4πε0 लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है बाद में जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं कि F इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर। यहाँ जो ε0 है वो मीडियम की परमिटिविटी है, मीन्स लाइन ऑफ फोर्स को अपने में से पार होने देने की कैपेसिटी है। अब यहाँ पे देखो ये जो ε0 को नीचे क्यों लिया गया है इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ, इसका भी मैं कारण बता देता हूँ कि यदि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो फोर्स लगाते समय यदि हम अपने हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहें और हमारा हाथ जो है उसमें उस मीडियम से इजीली पार हो जाए तो गारंटी है कि उस ऑब्जेक्ट पे हम उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे या जितना हम फोर्स लगाना चाहते हैं उतना उसमें नहीं लगेगा।
और यदि वो हमारे हाथ को रोक दे तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब ये है कि माध्यम से लाइन ऑफ फोर्स जिसके कारण दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो इजीली पार हो जाता है। तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जितना ज़्यादा इजीली पार होता है उतना ही कम होता है, और जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये जो परमिटिविटी है, मतलब ये लाइन ऑफ फोर्स को अपने में से पार होने देने की कैपेसिटी है, और जितना ज़्यादा लाइन को पार होने देने की कैपेसिटी होगा उतना ही फोर्स कम लगेगा। इसीलिए एप्सिलॉन नॉट को नीचे लिया गया है। अब लाइन ऑफ फोर्स क्या है? देखिए, हम सामान्य अनुभव की बात है कि जब कभी हमको किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना रहता है, पुश करना रहता है, उठाना रहता है, मतलब किसी भी प्रकार का हमको उस पर बल या फोर्स लगाना रहता है, तो ये तभी संभव होता है जब हम उसके कांटेक्ट में आएँ, उस सब्सटेंस को हम अपने हाथ से पकड़ के डिस्प्लेस करें या पुश करें या अपनी ओर खींचें। तो ऐसा तभी संभव है जब हम उसको, हमारे और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो मैग्नेट हुआ या चार्ज हुआ, दो मैग्नेट दूर दूर रखे हुए हैं, उनके बीच कोई किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है, या ऐसा ही दो चार्ज जो है दूर दूर रखे हुए हैं, उनके बीच हमको लगता है कि कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लगता है। तो यदि ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ध्यान से सोचने पर यदि हमको ये मानना पड़ता है कि भाई ये संभव नहीं है, इनके बीच में किसी न किसी प्रकार का इनविजिबल कांटेक्ट है, तभी वे एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे हैं। उस इनविजिबल कांटेक्ट को ही हमने लाइन ऑफ फोर्स नाम दिया है। लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी में लें तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकलता है और निगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाता है। लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी या काल्पनिक लाइन है जो किसी एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाता है। जैसे मैग्नेट में हम क्या लेते हैं कि नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं और साउथ पोल पे इंटर करता है, ये मैग्नेट के बाहर है, और मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर लाइन ऑफ फोर्स चलता है। तो मैग्नेट में एक क्लोज्ड लूप बनाता है, मगर इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं और निगेटिव चार्ज में जाके एंड हो जाता है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब हम ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं, या ये कहें कि फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, या यूँ कहें कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उससे उतना ही ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा। दूसरा है द फील्ड लाइन पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में की ओर पॉइंट होता है। फील्ड लाइन जो है स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्वलीनियर वे में भी हो सकता है। अब किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अपन फील्ड की डायरेक्शन यदि जानना चाहें तो उस पॉइंट पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज ये फील्ड लाइन ये ऐसा दिया है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये जानना है, तो हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पहला है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड
towards the negative charge, so that at any point the tangent to a field line give the direction of electric field at that point, जो कि जैसा कि अभी मैंने बताया। दूसरा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। तीसरा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव इंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली, या यूँ कहें कि यदि पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है तो उसके सरफेस से नॉर्मली ही निकलेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो रहा है तो उसके सरफेस से नॉर्मली ही उस पर इंटर करेगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर से पार कराएं तो उसके भीतर से लाइन ऑफ फोर्स पार नहीं होता। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम बता देते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये फील्ड लाइन। अब इसके बीच में हम एक कंडक्टिव मटेरियल ऐसा रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ फोर्स इधर से निकल के इधर कहीं ख़त्म हो रहा है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की नंबर जितने ज़्यादा होंगे, मीन्स इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चार्जेस पे वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे जो फील्ड के कारण फोर्स लगता है उसको अपन उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। ये कंडक्टिव मटेरियल है, माने इसमें पर्याप्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं सारा निगेटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो जाता है, मीन्स ऐसा वो अरेंज हो जाता है। सारा निगेटिव चार्ज एक तरफ और सारा पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में, या फील्ड के डायरेक्शन में ही सारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सारा निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। सपोज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो इस कंडक्टिव मटेरियल के अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और नेट फील्ड इंटेंसिटी E- होने के कारण 0 होता है। और इस तरह से इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता कंडक्टिव मटेरियल के अंदर, और इसलिए इसमें से कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पार नहीं होता। हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिव मटेरियल से लाइन ऑफ फोर्स पार नहीं होता, मीन्स कंडक्टिव मटेरियल के अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। उसके बाद फिफ्थ है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यदि ऐसा होता तो किसी एक पॉइंट पे उसके लाइन ऑफ फोर्स के 2 डायरेक्शन होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैव इंटेंसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। दिस एक्सप्लेन एट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज बॉडी। मतलब यह है कि 2 लाइन ऑफ फोर्स जो हैं एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि वो अपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। मतलब नॉर्मली एक दूसरे से दूर हटते हैं। अब लाइन ऑफ फोर्स के टर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जो है उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि उस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स पार होगा। यदि लाइन ऑफ फोर्स की संख्या, पार होने वाले लाइन ऑफ फोर्स की संख्या कम है तो वहाँ पे लगने वाला फोर्स भी कम होगा, अर्थात इंटेंसिटी कम होगा, और ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। मगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पहले क्या होता है जान लो। लाइन ऑफ फोर्स के टर्म में हम फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। किसी भी पॉइंट से नॉर्मली जितना लाइन ऑफ फोर्स
किसी भी पॉइंट को इनक्लोज करने वाले यूनिट एरिया से, सपोज ये पॉइंट है, इसको इनक्लोज करने वाले यूनिट एरिया से नॉर्मली जितने लाइन ऑफ फोर्स पार होता है उसको उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी होगा। माने यूनिट एरिया से नॉर्मली पार होने वाले लाइन ऑफ फोर्स की मात्रा को ही उस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी कहते हैं। मान लेते हैं स्मॉल आर रेडियस का ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रिप है, और इससे जितने भी लाइन ऑफ फोर्स पार हो रहे हैं, मान लो n लाइन ऑफ फोर्स पार हो रहा है, तो यूनिट एरिया से जितना लाइन ऑफ फोर्स पार होगा उसको अपन फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो मान लो इस पूरे एरिया से हमको n लाइन ऑफ फोर्स पार हो रहा है, इससे कुछ बड़ा है, तो यूनिट एरिया से कितना पार होगा जानने के लिए हम उसको पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये जो एरिया है, सपोज ये एरिया एस है और ये छोटा वाला पॉइंट को घेरने वाला यूनिट एरिया है। इस पूरे एरिया एस से टोटल जो लाइन ऑफ फोर्स पार हो रहा है वो इसकी संख्या n है। तो यूनिट एरिया से कितना लाइन ऑफ फोर्स पार हो रहा है जानने के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे। ये रेडियस r है, तो उस एरिया से डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा वो यूनिट एरिया से पार होने वाला लाइन ऑफ फोर्स है, और इसी को अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सीधा सीधा बात है कि जितना ज़्यादा डेंस लाइन ऑफ फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा उस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगा। लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है जो इमेजिन किया गया है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती है। आज जो कुछ भी मैंने बताया वो रिपीटेड है, ये आपके रिक्वेस्ट पे है। अब हम अगले वीडियो में जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का भाग पढ़ेंगे।